हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 का सामान्य विज्ञान लेक्चर नंबर 17। तो 16 लेक्चर हो चुके हैं, 17 करेंगे। 1990 से लेके 2023 तक, मतलब समझ लीजिए 33 साल के सारे पीवाईक्यू इसमें आपको मिलेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस के हो, आरओ या यूपीसी या किसी भी स्टेट एग्जाम के हो। तो कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये आप इसको पढ़ने के बाद समझ पाएंगे खुद को। सारा रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू के थ्रू और नोट्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम करेंगे इसमें कार्बनिक अम्ल के बारे में। तो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा तभी आपको पता चल पाएगा। तो ऐसे होते हैं, और मैं तो पूरा पढ़ा भी नहीं पाऊंगी, मतलब पढ़ा तो दूं मैं, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो क्या ही फायदा है। उतना टाइम तो है नहीं कि आप पढ़िए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से समझिए। तो ये फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला, और ये है आईपीएसी नेम, इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। और सीएचसी COOH एसिटिक अम्ल है, जिसका नाम है एथनोइक। जहां पर ये OCOOH जुड़ता है, मतलब ये समूह COOH, उसको ओइकोइक में जोड़ देते हैं। जैसे ये है एथनोइक, प्रोपनोइक, और ये ब्यूटेनोइक और मेथिल प्रोपनोइक। इसमें दो है इसलिए टू मेथिल प्रोपनोइक। तो ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड के अधिक तेज अम्ल है। कारण है फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए। तो इसमें जो है दोनों के दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या इससे नहीं हो रही है, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो लैक्टिक एसिड के संचय कारण, मतलब लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण आपका पैर वर दर्द करने लगता है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान व अनुभव करने लगती हैं? तो वो है आपका लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड। और नींबू खट्टा किस कारण से होने लगता है? तो वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो वह साइट्रिक एसिड। तो ये देखिए कौन सा एसिड। तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, और ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध मक्खन में पाया जाता है। ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट तो ये भी मिलान करना है। एसिटिक एसिड इसको सिरका में होता है, लैक्टिक एसिड दूध में होता है, ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लैक्टिक एसिड दूध खट्टा दूध। तो लैक्टिक एसिड दूध का खट्टा होना नहीं होता है, दूध से दही बनने में होता है, मतलब दूध में ही होता है, ना कि लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है जिससे किण्वन लैक्टिक अम्ल बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो स्कॉर्बिक एसिड नींबू सही है, माल्टोज माल्ट में है, एसिटिक अम्ल दही में नहीं सिरके में होता है। नेक्स्ट है मिलान करना है। अचार में क्या होता है, कौन सी एसिड? तो अचार में जो है एसिटिक एसिड होगी, जो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में क्या पाया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और शीत पेय सोडा में क्या पाया जाएगा? सॉरी, शीत पेय सोडा में कार्बनिक अम्ल पाया जाएगा, और सेब में पाया जाएगा मैलिक अम्ल। ऑप्शन हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सिरका में उपस्थित एसिटिक एसिड, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट सही है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक नहीं लैक्टिक एसिड होता है, मांसाहारी से उपस्थित अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम, खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक एसिड। और निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो लैक्टिक एसिड बनता है। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणु की होती है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो टार्टैरिक अम्ल है। और मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत स्रोत है, किसका? तो वो स्रोत है साइट्रिक अम्ल के। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो है टार्टैरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में किया जाता है? तो वह है ऑक्जेलिक अम्ल। और निम्नलिखित अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है? तो होता है टार्टरिक अम्ल का। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो वह है एसिटिक अम्ल का। फिर है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो ये तो गलत है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये ऑप्शन हो गया ए बी डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो वह है ग्लाइसिन। विस्फोटक पदार्थ, तो विस्फोटक पदार्थ वे पदार्थ जो ताप, घर्षण और उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं, उन्हें विस्फोटक कहते हैं। तो अच्छे विस्फोटक पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए, यह आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए, ये सस्ता तथा स्थायी होना चाहिए, यह तीव्र विघटित होना चाहिए। और ये है ट्राइनाइट्रोट्राइलेन। इसे टॉलरेंस पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है। ये अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक है। ये सब विस्फोटक की क्वालिटीज हैं, विस्फोटक पदार्थ है। और निम्नलिखित में से कौन गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण बनता है? तो वह मीथेन एवं वायु। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसमें से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में प्रयोग सूक्ष्म जीवाणु जीवरोधी कीटनाशक आदि के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो वह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। ये बेहोश करने के लिए होता है, सुन्न करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? नोबल ऑयल TNG को बोलते हैं। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन एक विस्फोटक द्रव है जिसे नोबल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप में एक कार्बोनिक नाइट्रेट यौगिक है। RDX आविष्कृत हुआ मतलब हैनिंग द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो RDX एक विस्फोटक है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का अन्य नाम है? तो RDX का नाम है साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? वो है एमाटोल में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो वह है ग्लिसरॉल का। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है तो वह है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। फिर ईंधन दक्षता है। नेक्स्ट है ईंधन, तो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, ये सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। तो यह गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इसमें इतनी ऊर्जा होती है। गोबर के उपले में 6000 से 8000 और लकड़ी में इतनी होती है 17000 से 22000 और कोयला में 25000 से 33000। तो इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है 1.5 लाख और एक जैव में 35000 से 40000। तो जीवाश्म ईंधन कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला गैस है। तो अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो है पेट्रोलियम, पेट्रोल गैस, टार, कोक। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो वह होता है हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विष्ट होते हैं। सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ये भी सही। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? तो वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा है ताम्र माल पर्यावरण के कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। और तीसरा है वे सल्फर हाइड्रोक्साइड के दूसरे प्रदूषक में निर्मुक्त होते हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो वह कारण है कोयले का जलना। और निम्नलिखित कथन पर विचार, कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के विस्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्री में से एक है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य अपचायक के रूप में क्रिया करना और उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन हो गया सी। और भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है। सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। ये भी सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ये माप है पेट्रोल की।
ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल के प्रत्यास्फोट एंटीनॉक गुण का पता लगता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो है डीजल। नेक्स्ट, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है वह है मीथेन। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? तो है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कौन सी ईंधन? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक ऑब्वियसली मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है तो मीथेन होता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो होती है किण्वन। और निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो भारतीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.वी. देसाई ने 1941 में एस.वी. देसाई ने किया था। एस.बी. लिख दिया, एस.वी. देसाई मान सकते हैं। धान के खेत में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? तो होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो वह है ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? तो वह है ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी मुख्यतः होती है मीथेन एसिटिलीन, तो वो होती है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होती है तो उसमें होती है ब्यूटेन, तो उसमें दिया नहीं है। इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण है किसका? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो होती है इथाइल मरकैप्टन की। और मिलान करना है तो यहाँ पर सीएनजी में होता है मेथेन एथेन, एलपीजी में होता है ब्यूटेन प्रोपेन, और कोल में होता है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। कर्थन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां पाइपलाइनों में उपलब्ध कराई जाती सकती है। तो कारण सही है, कथन गलत है। तो नेक्स्ट है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए। और नेक्स्ट है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाले गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो की जाती है तरल के रूप में। नीचे दिए गए यौगिक में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो वह है मीथेन। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो वह है मीथेन। सीएनजी है, सीएनजी है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है तो वह है CH4। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो वह है CH4। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है तो वह है मीथेन। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण तथा परिवहन सुसाध्य हो सके। तो ये सही है। भारत में प्रथम एलपीजी टर्मिनल हासन ने निर्मित हुआ था, ये सब गलत है। तो पहला सही है और क्यों गलत है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ लीजिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है कैरोसिन में। कैरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। गैसोहाल है तो गैसोहाल जो है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को कहते हैं। गैसोहाल एक मिश्रण है किसका? तो है गैसोलीन और एथेनॉल का। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही है। और गैसोहाल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है तो गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपार पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो ये सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, कार के इंजन में नॉकिंग के बचने के लिए निम्न से कौन सा प्रयोग मिलाया जाता है? तो लाया जाता है लेड टेट्रा एथिल। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों? इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग मतलब अस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल्स इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग किया जाता है? वो एथिल ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो सके। और निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में किया जाता है। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो रियल टायर है
और सुप्रवाही ढांचा ये नहीं है। बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप ये सही है। उत्प्रेरक परिवर्तक रेशम सहित ये भी सही है। अगला है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो वह हाइड्राइड है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो वह है एस्फाल्ट। और हाइड्रोकार्बन बीजन 2025 संबंधित किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण एवं पोषण औषधि आदि। तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों की यथासंभव संरक्षित रखा जा सकता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत है। भोजन संरक्षण के सिद्धांत निम्नवत है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणु की अपक्रिया को रोकना या उससे विलंब उत्पन्न करना, या एंजाइमों की अपक्रिया को रोकना। तो कुछ औषधियां हैं, जैसे एंटीपायरेटिक्स वह पदार्थ और रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, जैसे एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है और फिर एसिटिलीन है। पीड़ानाशी या नाशक औषधि क्या है? औषध जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तांत्रिकी कुप्रभाव के दर्द को कम करती है। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, अनिद्राकारी औषध और निद्राकारी औषध। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जिसे बोलते हैं एस्प्रिन, 2-एसी टॉक्सी अम्ल और पैरासिटामोल अति लोकप्रिय अनिद्राकारी जो है दर्दनाशक है। और निद्राकारी जिसको खाने से आपको नींद आ जाएगी। नार्कोटिक एनालॉजिक्स औषध जो सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराई जाती है ताकि दर्द कम करती है तथा निद्रा उत्पन्न करती है, निद्राकारी कहलाती है। जबकि अधिक मात्रा में यह आलसीपन और कोमा तक मृत्युकारक हो सकती है। निद्राकारी पीड़ानाशक मुख्यतः अफीम उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन और हेरोइन पदार्थों में पाई जाती है। और एंटीसेप्टिक आप जानते हैं, डिसइंफेक्टेंट वे रसायन जो जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट करते हैं। और ये सब चीजें हैं। और सल्फर ड्रग है, औषध का वह समूह जो सल्फाइनामाइड से उत्पन्न होता है, सल्फर ड्रग्स कहलाते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, इनको पढ़ लीजिए। बेंजोइक सल्फेट ये सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक, जिसका उपयोग मृदु पेय तथा अम्लीय भोजन तथा आचार के लिए किया जाता है। फलों एवं सब्जियों में मोम पायसन का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण और जीवन काल बढ़ाने के लिए। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग की जाती है? तो है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयोग किया जाता है? तो वह रसायन कौन सा है? तो वह है सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं ताकि और उसमें क्या मिला है? नाइट्रोजन वातावरण में। नेक्स्ट है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, क्यों? स्वाद को बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर कम ह्रास होता है, इससे दर का ह्रास होता है, सॉरी श्वसन दर का ह्रास होता है इसलिए। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त किया जाता है? वो है फ्रेऑन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने की हानिकारक माना जाता है? तो वह है प्रसाधन सामग्री। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो वह फ्रक्टोज फल शर्करा। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रक्टोज है। और फिर नेक्स्ट नीचे दिए कथन है कारण है। तो पहला कथन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। तो कारण है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों के दोनों सही है। ये कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये कॉलम है, द्रक्षा शर्करा ये पाई जाती है ग्लूकोज में, और फल शर्करा फ्रक्टोज, और दुग्ध शर्करा लैक्टोज, और चीनी शर्करा सुक्रोज, और स्टीविया है प्राकृतिक स्टीवनर। तो हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। और चुकंदर चीनी बनता है, शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, ये भी सही है। कपास सेलुलोज
ये भी सही है। दूध में लैक्टोज, ये भी सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेक कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है एवं अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी ये भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो इसका आधार है एस्पर्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ आशीकृत होकर कम कैलोरीज प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो मिलती है एक पेड़ से। ये प्राप्त होती है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है, वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन क्या है? तो यह एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्रयोग होते हैं जीवाणुओं से, मतलब प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासिटामॉल, सल्फाडाइनिन। तो प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवियों से होता है। और इसमें जो है सल्फर डायाजीन भी है और एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन भी है। तो ये सब है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सा? ज्वरनाशी जो है पैरासिटामॉल सही है। प्रतिफेन कारक जो है पॉलीएमाइड सिलिकॉन से भी सही। प्रतिरोधी जो है एस्पिरिन, ये गलत है। एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलिक औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो है क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नासी सही है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है। और क्विनिन जो है मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन जो है निश्चेतक है, गलत है। दर्द निवारक है एस्पिरिन है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह है पोटेशियम ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणिक संश्लिष्ट बनाता है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध को निम्न विधि से एक रूप में किया जाता है। ये है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाता है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो वह है यूजेनॉल। तो जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है अमरूद। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशक के उपयोग के किए उगाए जाते हैं। अब है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। तो सोडियम डायरिक सल्फेट साबुन जो होता है उच्च वसा अम्लों जैसे पॉमेटिक अम्ल एस्टर और सब होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो है वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। तो पायसीकरण समांतर ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? तो सल्फोनेट है। और अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। और अपमार्जक मैले कपड़ों सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देता है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। तो इसमें जो पहला तो सही है लेकिन पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, गलत है। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम घुलनशील लवण बनाते हैं। तो दोनों कथन कारण सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। कपड़े धोने के चूड़ में मार्जन में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं ताकि चूड़ शुष्क रहे, चूड़ की क्षारीयता बनी रहे। तो ये जो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट उर्वरक। तो उर्वरक क्या है? तो उर्वरक वे साधन है जिनका प्रयोग पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्य हेतु मिट्टी में लाया जाता है। और उर्वरक का सीधा अर्थ है उर्वरता प्रदान करने वाला, जैसे खाद हो गया और बहुत सारे। जैसे उर्वरक एवं अकार्बनिक लवण है, खाद एक प्राकृतिक लवण है। जो उर्वरक खाद में अंतर है, खाद एक प्राकृतिक लवण जो गोबर मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है और इसका उत्पादन खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। उसमें खाद में पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक प्रकार है नाइट्रोजनी, फास्फेटी और पोटेशिक उर्वरक। तो फास्फेटी उर्वरक है तो सुपर फास्फेट में और एमाफॉस में 48% पाया जाता है और बेसिक स्लैग में तो ये देख लीजिएगा। और पोटेशियम उर्वरक में पोटास की मात्रा। तो कारण कथन है पौधों की फास्फोरस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कारण है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2-3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो कथन कारण सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है
गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे तो नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है तो नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास के लिए सही है। फास्फोरस जड़ का विकास करता है ये भी सही है। और लेकिन ये जो है जड़ों के विकास के लिए आवश्यक सही है। और पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने के लिए यूज होता है तो ये गलत है। और बोरान रोग प्रतिरोधक है ये भी शायद गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फास्फेट के आयन के रूप में ग्रहण होते हैं जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है सही। पोटेशियम के स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के मजबूत भूमिका निभाता है पोटेशियम ये भी सही है। और बोरान जो होता है कहाँ पर यहाँ पर तो सेब में आंतरिक कार्य के नामक रोग होता है और इसे पाया जाता है। बोरान कई रोगों के प्रतिरोधक तो सभी के सभी ऑप्शन सही है इसमें कोई गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है तो वह है अमोनियम सल्फेट। यूरिया है। यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो वह होता है 47%। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है तो वह है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है वह एमाइड के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन सा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है तो वह है यूरिया। फिर है नेक्स्ट 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है तो 2.2 किलोग्राम होती है। भारत में रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य जो बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया तो ये गलत है सरकार द्वारा नहीं है तो और किसके द्वारा है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वो प्राकृतिक गैस उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल व तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है तो दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन हो सकता है। मिट्टी की अम्लता ये पहला गलत है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल में नाइट्रोजन की निक्षापन हो सकता है तो ये दूसरा तीसरा सही है। निम्न से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के रूप में उत्पादन में किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। भारत सरकार की कृषि में नील आलोपित यूरिया के रूप में क्यों प्रोत्साहित करती है तो करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया घुलने की दर को धीमा कर देता है इसलिए। और डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरिक तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है तो वह है NPK। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। फसलों में पड़ी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है तो यूरिया है। ह्यूमस उदाहरण किसका है तो ह्यूमस उदाहरण जैविक कोलायट का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है सनई है ठीक है। और अब है विविध तो विविध तो हम विविध क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे 1 मिनट। तो विविध के बाद आपका केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था तो डेविड जूलियस एम ओर्डेम पाटापोसियन को किया गया था। 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तो दिया गया था लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो ये अभी 2023 वाला आप याद करिएगा। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है तो वो है क्रुक्स कांच ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो सकता है तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है कारण है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये कथन कारण ये कारण इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो किया जाता है फोटोसेल का। और अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया को पैदा करती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो एल्युमिनियम सल्फेट का किया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन। प्रोलेथ्रीन एक समान है मच्छर विकर्षक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह पायरेथ्रम। मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन प्राप्त होता है एक बीजी पौधों से।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो है लेमन घास का। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ में बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड के। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह जिंक फॉस्फाइड के रूप में। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए क्या? चूहों को। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो यौगिक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में किया जाता है, ये दोनों के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोरेट है। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथिलान और फॉरेट ट्राईएजोफोस के इस्तेमाल की आशंका से देखा जाता है। वे रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो किए जाते हैं कृषि में कीड़ानाशी नाशी के रूप में। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? तो 2,4-D है। 2,4-D है क्या? क्या है ये खरपतवार नाशी है। डाइफिनाइल क्लोरोइथेन एक है, ये क्या है? ये है अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो वह है ब्यूटाक्लोर। समस्थानिक C6C14 संबंध है, ये फॉसिल के आयु निर्धारण से संबंधित है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्या अपनाया जाता है? तो कार्बन 14 पढ़ा ही होगा आपने। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए की जाती है? तो वो की जाती है फॉसिल्स की। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिससे मापा जा सकता है क्या? चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य किसके हैं? तो 1000 किलोग्राम CO2 के। ब्रिट निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो वह है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो वह है जिंक ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया होती है। ब्रुकवेन और नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विविक्षाएं हैं? तो क्या क्या है? तो वो है दूसरा तीसरा सही है, बाकी गलत है। जैसे वो या एंटी द्रव्य में निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने वाली संभावना की जांच करने में सहायक होते हैं, ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चात मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो वह भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए देते हैं। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? तो वह सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वो करती है वायुमंडल में नमी पर। और ये मिलान करना है। नीला थोथा कैसा होता है? एक मिनट। तो नीला थोथा जो होता है ये कवकनाशी होता है, इयोसिन लाल स्याही होता है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक सल्फाइड कृंतकनाशी होता है। तो यह होगा ऑप्शन सी। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो सिल्वर आयोडाइड हान सिल्वर, ये गलत है। और सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, ये भी गलत। तो हान सिल्वर होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से होता है। और जिंक फास्फाइड चूहे का विष होता है। और जिंक तो इसी सही है। जिंक सल्फाइड जो होता है ये क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है, जो फिलास्फर ऊन होता है। अब ये मिलान करना है। ठीक है। तो केवलार जो होता है संश्लेषित रेशा होता है। टैक्सास क्या है? टैक्सास है कैंसर रोधी दवा। और जिंक सल्फाइड क्या है? ये है विस्फोटक। और नाइट्रोसेलुलोज है रोडेंट नाशी। तो ऑप्शन हो गया बी। नहीं, बी तो हो गया, लेकिन ये नाइट्रोसेलुलोज है, विस्फोटक है। और टैक्सॉल है रोडेंट नाशी। तो यहाँ पर दिया केवलार संश्लेषित रेशा, टैक्सॉल कैंसर रोधी, और जिंक फास्फेट रोडेंट नाशी, और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो ये फोटोग्राफी में उपयोग होता है। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। सिल्वर आयोडेट कृत्रिम उपचार, लिथियम बाइकार्बोनेट गड्ढिया का उपचार, और दुधिया गढ़ी मतलब गठिया का दुधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल होता है। अभी आप उपचार मत करने लग जाना, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड होता है कृत्रिम हीरा।
और कार्बन तंतु होता है वायुयान में, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है किसके रूप में, प्रकाश संश्लेषण में, और डाइफ्लोरोमीथेन होता है ये प्रशीतक के रूप में। हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोहा जो है, लोहा क्या करता है, लोहा किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। सीसा, सीसा पाया जाता है संचायन बैटरी में। और चांदी, चांदी के चांदी किसमें पाया जाता है, तो चांदी पाया जाता है फोटोग्राफी में, और तांबा तड़ित चालक में यूज होता है। अच्छा, ऑप्शन डी। और ये है मॉर्फिन, मॉर्फिन का यूज किसके लिए होता है, मॉर्फिन का यूज होता है एनालॉजेसिक के रूप में। सोडियम का यूज होता है केरोसिन तेल में के रखने के लिए। और बोरिक अम्ल होता है एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर होता है मिश्र धातु। तो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी मिलान करना है। त्वचा का कैंसर कैसे होता है, तो होता है पैराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से। और वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो वह टाइटेनियम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वह है सिल्वर। ट्राई इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज नहीं होता है, इसमें टंगस्टन का यूज होता है। और मैग्नीशियम होता है आतिशबाजी के लिए, और यूरेनियम होता है परमाणु बम के लिए, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, और जिंक होता है गैल्वेनीकरण के लिए। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। और शुष्क धुलाई में किसका यूज होता है, तो होता है तो बेंजीन, पेट्रोल और एल्कोहल सबका। और लाल स्याही बनाई जाती है इयोसीन से। और निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, तो वह है लाल। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमकदार रंग दिखाई देता है, तो वह होता है ट्रांसियम। और अ, ये है हाँ, तो एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में। हाइड्रोजन पराक्साइड होता है हाइड्रोजन पराक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पराक्साइड होगा हम्म प्रस, प्रशीतक। एक मिनट, ये होगा घाव की मरहम के लिए, और द्रवमोनियम प्रशीतक के लिए। तो हो गया ऑप्शन सी, ये देख लीजिए। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पोटेशियम क्लोराइड माचिस में, और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क तेल में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है संचायन सेल में नहीं होता है। इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज, ना कि हाइड्रोक्लोरिक। माचिस बनाने में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका यूज होता है, तो वो होता है फास्फोरस का। निम्नलिखित में किसका उपयोग दिए सलाई के निर्माण में किया जाता है, तो वह लाल फास्फोरस का किया जाता है, रेड फास्फोरस का। निम्नलिखित में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो दीप्त हो उठता है, तो वह है श्वेत फास्फोरस। और कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई, तो बनाई आइजीमा ने। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में। भारत में निम्न ताप विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया, तो किया गया कवरत्ती में। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो वह है कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, तो है इडैफिक। इडैफिक मृदा की भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, क्रायोजेनिक्स कहलाती है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, तो किया जाता है मस्टर्ड गैस का। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था, तो किया गया था मस्टर्ड गैस का। और मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। और विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, यह होती है द्रव। और नेक्स्ट है धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, तो बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट है वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज की मानव हत्या कर रहा है, उनको अंग भंग कर रहा है, अर्थात यह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि 20 वर्षा मानव के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर कैवल्य
वैकल्प और सम्मिलित है और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल सकता है। यह निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन की वजह से अमेरिका द्वारा युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 71 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वियतनाम यहाँ के निवासियों द्वारा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो अत्यंत ही खतरनाक है। इसके प्रयोग से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव तथा जन्मजात शरीर वैकल्प हो जाते हैं। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। और निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये सही नहीं है, वो विखंडन कहलाता है। शुष्क बैटरी के निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो होता है अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का। ये शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है? तो होता है अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नहीं, वो होता है, कहाँ गया, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ठीक है। और एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। इस एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। शुष्क सेल में होने वाली अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो ये पहला सही, उत्क्रमणीय नहीं होती है, गलत है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के पिघलने से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाते हैं। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह है निकेल और कैडमियम। माइक्रोवेव ओवन में से किस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब का। तो ये मिलान करना है। तो फ्रेयान होता है प्रशीतक के रूप में, और टेट्राएथिल होता है एंटीनॉक के रूप में, बेंजीन होता है कीटनाशी के रूप में, और टेट्राक्लोराइड होता है अग्निशामक के रूप में। हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है। एस्पार्टेम क्या होता है? एस्पार्टेम होता है कृत्रिम मधुरक। और फ्रेयॉन होता है प्रशीतक के रूप में। नियोप्रीन होता है, ये संश्लेषित रबर के बेनाड्रिल होता है प्रतिहिस्टामीन के रूप में। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर है, ये मिलान करना है। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है, शीतल पेय में ब्रोमीनिक वनस्पति तेल पाया जाता है, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो गया डी। और इसको देखना है, मिलान करना है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो होता है बारूद के लिए, पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो होता है उर्वरक के रूप में, पोटेशियम टार्टरिक होता है बेकरी के लिए। तो हो गया ऑप्शन ए। ये भी देखना है कौन सा सही सुमेलित है। ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर, ये सही है। मतलब ओजोन नहीं रहेगा तो चर्म कैंसर होगा, बाकी आप देख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा होती, फ्लोराइड प्रदूषण से दांत होता है खराब, और मिथाइल आइसोसाइनेट से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो देख सकते हैं। और फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनॉल उत्पन्न है, और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणु नाशक है। कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या भी करें। तो इसको देखना है। तो रदरफोर्ड जो है उन्होंने एटम बम बनाया था। और अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था? इन्होंने अल्फ्रेड नोबल ने अल्फ्रेड, एक मिनट, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, और कार्टराइट ने क्या किया? पावर लूम, और ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना। मिलान वाले ज्यादा आता है भाई। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। फिर है फोटोग्राफी, ये नेशनल स्पोर्ट डे, ये है 29 अगस्त। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त। तो ऑप्शन हो गया ए। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोदिष्ट किया? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष नामोदिष्ट किया।
फिर नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये है ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देख लीजिए यहाँ पर यूएनएफसीसी ने वो वर्ष 1992 में अंगीकृत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप की रोकथाम करना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर तथा वर्ष 2015 पेरिस समझौता इसी अभिसमय पर आधारित है। यूएनएफसीसी के अंतर्गत शामिल कुल मुख्य ग्रीन हाउस गैस निम्नवत हैं जिनके उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य निर्धारित है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये है देखना है कौन सा सुमेलित है। तो आलमा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य के लिए सही है और हेग समझौता जैविक रासायनिक शास्त्र के लिए गलत है। तलानोवा संवाद जो है ये है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए सही है और अंडर 2 गठबंधन ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ दिया आलमा आटा घोषणा 1958 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए और तानालोवा संवाद जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के हेग में अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के पहलुओं के लिए अंडर 2 गठबंधन है। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया गया है? तो वह है ब्राजील में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो वह है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ती हुई वनस्पति एवं पशु पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित योगदान क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसीएस। ऑप्शन हो गया डी। तो अगला है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है किसका? ऊष्मीय प्रदूषण का। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है ध्वनि के रूप में। तंत्रिका अपवास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न है? तो वह है मोटर गाड़ी के ब्रेक के लिए, मोटर गाड़ी के इंजन के लिए और बिजली के संयंत्र के लिए। तो ये हो गया ऑप्शन सी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो उसमें जो है मेट्रोपॉलिटन शहरों में ऑटोमोबाइल से एवं उद्योगों से निकलने वाले धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारे हैं। ठीक है, कड़ी त्वचा क्या है? तो वह है वायु प्रदूषक। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। और देश के 29 राज्यों में तो ये जो है हाँ, तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन था तो इसको पढ़ लीजिए। कड़ी तत्व है और हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। ये भी हो गया। नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और है फिर निलंबित कड़ी पदार्थ PM10 और PM2.5। और धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है तो सदैव किसके कारण होता है? वह होता है ओजोन के कारण। नेक्स्ट जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजीनियस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड होता है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। फिर सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वह सही है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल के निकाय में पोषक तत्व संवर्धन को घटाता है। तो ऑप्शन हो गया सी। तो अगला है जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो वह है बहिस्रावी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया? तो वह है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रूप में। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रदूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है? तो वह है कीटनाशक, डेंटल अमेलगम, फिलिंग्स और फ्लोरेंस लैंप और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। तो ऑप्शन हो गया डी। फिर है जीव विज्ञान, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।